चलिए नमस्कार साथियों, एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिजिक्स के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे न्यूटन के गति के नियम की। जी हाँ, आपको ज्ञात होगा कि न्यूटन ने अपनी गति के 3 नियम दिए थे और हर आने वाले एग्जाम में न्यूटन की गति से काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम पूछते हैं। तो आज की वीडियो में न्यूटन की गति के नियम के हम अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे पूरी डिटेल से, और मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जो आपकी डेली लाइफ से जुड़े होंगे। साइंस को समझना बच्चों के लिए इसके लिए मुश्किल होता है क्योंकि उसके एग्जाम्पल काफी टफ होते हैं। मैं आपको आपकी आसानी से आपकी जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जिससे आप न्यूटन की गति के नियम को काफी आसानी से समझ पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके अगर बात करें तो न्यूटन की गति के नियम, न्यूटन ने जो गति के नियम दिए थे वो अपनी बुक जिसका नाम था प्रिंसिपिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन गया, यही से बन गया कि न्यूटन ने अपनी गति के नियम कौन सी बुक में दिए थे। तो बुक का नाम है प्रिंसिपिया। वो सन है 1687। सन 1687 में आइजैक न्यूटन ने अपनी गति के नियम अपनी बुक प्रिंसिपिया में दिए थे। टोटल कितने नियम थे? तो टोटल नियम थे तीन। एक एक करके तीनों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं न्यूटन के प्रथम नियम के बारे में। न्यूटन की गति का फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम। इसी के 2-3 नाम और इसी के 2 नाम है। इसी के अगर मैं एक बार नाम की बात करूं, इसी गति के प्रथम नियम के 2 नाम और वो नाम में सबसे पहला नाम रहेगा जड़त्व का नियम। उस नाम में सबसे पहला नाम रहेगा जड़त्व का नियम। मैं आपको बताऊंगा इसका नाम जड़त्व का नियम क्यों रखा गया। और इसी का नाम एक और नाम दिया गया है गैलीलियो का नियम। इसी का नाम दिया है गैलीलियो का नियम। ये तीनों नाम केवल फर्स्ट नियम के हैं, गैलीलियो का नियम। तो ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको तीनों को समझना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए बात करते हैं। अब सबसे पहले ये नाम, एक वर्ड आया है, एक वर्ड यहाँ पर शामिल हुआ है जड़त्व। आखिर जड़त्व कहते हैं किसको? जड़त्व किसे कहा जाता है? मैं आपसे अगर 2 बातों पर चर्चा करूं, अगर मैं आपसे 2 बातों पर चर्चा करूं, जड़त्व और एक बात करता हूं चेतना। जी हाँ, ध्यान सुनिएगा। एक शब्द मैंने आपके सामने यूज किया जिसको बोला गया जड़त्व, और एक शब्द मैंने आपको यूज किया इसका बिल्कुल विपरीत होता है चेतना। अगर मैं इस मार्कर को एक जगह पर रख दूं, इस जगह पर रख दूं, और इस मार्कर से मैं कहूं कि यहां से हिलना मत, तो ये जो मार्कर है ये इसमें चेतना मतलब सोचने समझने की शक्ति, जो इसका विपरीत शब्द है। जड़त्व वो जिसमें ना सोचने समझने की किसी प्रकार की शक्ति हो। तो इस मार्कर में सोचने समझने की किसी प्रकार की शक्ति नहीं है। इसलिए अर्थात ये जो मार्कर है ये 5 दिन, 5 महीने, 5 साल, 50 साल, 5 साल तक यही मिलेगा आपको, यही मिलेगा अगर ये खत्म ना हुआ होगा तो इसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है। अर्थात ये अपनी अवस्था का विरोध करेगा, क्या कहलाएगा? जड़त्व। वहीं अगर मैं इसके विपरीत शब्द की बात करूं, चेतना की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं किसी स्टूडेंट को या किसी बच्चे को यहां पर बिठा दूं और कहूं कि 5 साल तक यहीं बैठे रहना, उस बच्चे में सोचने समझने की शक्ति होगी, अपनी खुद की क्या होगी? चेतना होगी। इसलिए वो बच्चा ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट यहां बैठेगा, ज्यादा से ज्यादा 5 स्थान में बैठेगा और उड़ के चल देगा। क्या वो 50 साल तक बैठा रहेगा? क्या वो 5 साल तक बैठा रहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उस मार्कर में तो सोचने की शक्ति नहीं थी, लेकिन उस स्टूडेंट में या उस बच्चे में सोचने संबंधी की शक्ति थी। अर्थात वह कुछ समय में उड़कर चल देगा। तो उस बच्चे में चेतना, अर्थात जड़त्व। जैसे आपने एक शब्द भी सुना होगा, किसी क्लास के बच्चे बड़े मतलब पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है उनको पढ़ने में, तो स्टूडेंट या मास्टर बोलता होगा ये तो जड़ बुद्धि है, साला तुमको कुछ समझ ही नहीं आता है। जड़ बुद्धि, जड़ मतलब उसमें सोचने अपनी खुद की चेतना ही नहीं है। तो उस शब्द को क्या कहा जाता है? जड़त्व कहा जाता है। इसी नियम को न्यूटन की गति में परिभाषित किया गया है। जड़त्व मतलब ऐसी वस्तु जो अपनी प्रारंभिक अवस्था का विरोध करती हो, मतलब अगर वस्तु रखी है तो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध, उसको वस्तु को हिलाओ मत, उसको ऐसे ही रखे रहने दो, तो प्रारंभिक अवस्था का विरोध करती है। उसी नियम को क्या कहा गया? जड़त्व का नियम। इसी को न्यूटन गति का प्रथम नियम बोलते हैं। इसी की चर्चा इसमें की गई तो जड़त्व का नियम बोला गया। और जड़त्व की परिभाषा दी थी गैलीलियो ने, जड़त्व शब्द की परिभाषा गैलीलियो ने दी थी, इसलिए इसका एक और नाम गैलीलियो का नियम भी है। कभी कभी एग्जाम में प्रथम नियम नाम ना देकर उसका दूसरा नाम दे देते हैं, तो याद रखिएगा जड़त्व का नियम भी इसी का नाम है और लिखा है मैंने इसीलिए। और इसी जड़त्व को परिभाषित किसने किया था? गैलीलियो ने। नाम क्या बढ़ गया इसका? गैलीलियो का नियम। तो ये बातें आपको रखनी है, इसी में चर्चा की गई है जड़त्व की। चलिए अब बात करते हैं न्यूटन की गति के प्रथम नियम की। गति के प्रथम नियम में न्यूटन ने किस बात की चर्चा करी है? न्यूटन भैया ने ऐसा कहा है कि अगर जो वस्तु रुकी है वो रुकी रहेगी। क्या कहा गया? बड़ा सिंपल, बड़ा आसान है। अगर कोई वस्तु रुकी है तो वो रुकी रहेगी, वो रुकी हुई रहेगी। या फिर कोई वस्तु अगर गतिमान है, अगर वो चल रही है, गतिमान है तो गतिमान ही रहो, अगर रुकोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे अब
आप किसी ग्राउंड के चक्कर लगा रहे हो, आप किसी ग्राउंड का चक्कर लगा रहे हो, एकदम आपकी स्पीड अच्छी खासी हो और मैं आप एकदम से कहता हूं आपसे रुको, तो न्यूटन क्या बोलता है, क्योंकि गतिमान है तो गतिमान ही रहो, रुको मत साला, रुकोगे तो गिर जाओगे, एकदम दौड़ते दौड़ते रुके साला जाके भम से आपका मुंह नाक टूट जाएगा आपका साला, ठीक है, क्या हो जाएगा उसमें नाक आपका टूट सकता है। लेकिन अब एकदम रुके हो, एकदम रुके हो और मैं बोला एकदम चलो तो भी गिर जाओगे, तो भी गिर जाओगे। तो न्यूटन ने यही बात कही है, न्यूटन ने आपके प्रथम नियम में इतनी सिंपल बात कही है, कोई वस्तु रुकी है तो रुकी हुई रहे, कोई गतिमान है तो गतिमान ही रहे, बस इसे कहा गया गति का प्रथम नियम। अब इसकी भाषा परिभाषा सुन लीजिए, इसकी जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो सुन लीजिए। न्यूटन के प्रथम नियम में बात कही कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, कोई विराम अवस्था में है, रुकी को, अब रुकी तो हिंदी नहीं पढ़ रहे अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो कुछ भाषा में परिवर्तन रहेगा, उसे कहा गया अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, या फिर अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर किसी प्रकार का बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता, बाह्य बल। विराम अवस्था में तो विराम रहेगी, गतिमान है गतिमान रहेगी। अगर विराम से गति में जाओगे एकदम से तो गिर जाओगे, गतिमान से विराम चल जाओगे तो भी गिर जाओगे। दोनों के लिए कंडीशन धीरे धीरे कोई बाह्य बल लगाओगे तब जाके क्या होगी, स्टार्टिंग होगी। इसी को कहा गया न्यूटन की गति का प्रथम नियम। जो चीज रुकी हुई है वो रुकी हुई रहे, जो गतिमान है वो गतिमान ही रहे, एकदम रुकोगे साला गिर जाओगे। यही प्रथम नियम में बात की। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल, इसके प्रश्न काफी मात्राएं पूछाते हैं और सबसे ज्यादा पूछते हैं इसके एग्जाम्पल। तो चलिए एग्जाम्पल, आप आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। इसके अगर मैं एग्जाम्पल की आपसे बात करूंगा तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, प्रथम एग्जाम्पल इसका उदाहरण इसका हो जाएगा, इसको बोलते हैं जड़त्व का नियम बोलते हैं। जड़त्व कहां ऐसा होता है? अब एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, एक सिचुएशन है, आप अच्छे से तैयार होकर, बिल्कुल टिप टॉप तैयार होकर, कानों में हेडफोन लगाकर, चश्मा लगाकर, बैग में टांगकर किसी बस में चढ़े। अब बस में जगह नहीं थी तो आप खड़े हो गए। अब इजीली क्या हो गया, इसमें बस में जाकर खड़े हो गए, हैंडल पकड़ा, खड़े हो गए और गाना सुनने लगे। अब उस गाने में आप इतने मगन हो गए कि आपको बात समझ नहीं पड़ी। बस रुकी हुई है, किसी स्टैंड पर खड़ी है, अब बस रुकी हुई है, अब मगन हो गए गाने में, आप इतने मगन हो गए, आप अपने आप को इमेजिन करने लगे, हाँ गाना मैं ही सुन रहा हूँ, गाने में हीरो मैं ही हूँ, हीरोइन मेरी वाली है, काफी चीजें सुनने लगे आप उसमें। अब अचानक बस में ड्राइवर बैठा, बस ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और गाड़ी आगे बढ़ा दी, गाड़ी को आगे बढ़ाया। अब क्या होगा, जो आपके पैर कौन सी अवस्था में थे, रुकी हुई अवस्था में थे, आपकी पूरी बॉडी रुकी अवस्था में थी। न्यूटन ने क्या बोला था, कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहे, तो वस्तु तो रुकी हुई थी, लेकिन आपके पैरों की धरती जहां टिकी हुई थी, जहां बस थी वो बस चल दी, तो आपका पैर उसके साथ जाने का प्रयास करेंगे, आपके पैर बस के साथ जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपकी बॉडी यहीं रहेगी, तो आप धक्का खाओ कहां पर, पीछे की तरफ। तो क्वेश्चन पूछेंगे चलती हुई बस के अचानक चलने पर व्यक्ति पीछे की तरफ धक्का खाता है, एग्जाम्पल बताइए किसका एग्जाम्पल है? तो यही एग्जाम्पल है गति का, और इसी को बोला जाता है जड़त्व का नियम। इसी को कहा जाता है जड़त्व के कारण ऐसा हुआ है। क्वेश्चन पूछेंगे कैसा क्यों हुआ है, तो जड़त्व के कारण ऐसा हुआ है, ठीक है। अब एकदम धक्का खाए, पीछे कोई महिला खड़ी थी, पीछे कोई खड़ा था भैया, उन्होंने आपको सुना दिया, अच्छा खासा सुना दिया आपको, क्योंकि आप जाके टकरा गए उससे। आपने बोला सॉरी बहन जी सॉरी, आप खड़े हो गए, आपने ध्यान लगा, चुपचाप खड़े हो गए, फिर से पूरी बस देख के आपको हंसने लगी, पहली कंडीशन। तो क्वेश्चन क्या हो गया, अगर रुकी हुई बस के अचानक चलने पर व्यक्ति पीछे की तरफ धक्का खाएगा, एग्जाम्पल किसका है, जड़त्व का एग्जाम्पल है, यही प्रथम नियम भी है। अब बस चलने लगी, बस चल रही है बढ़िया, अब आपने ध्यान दिया, चलो ठीक है अब तो चलेगी नहीं बस, अब ध्यान रखेंगे, फिर हेडफोन लगाया, फिर शुरू हो गए साला, फिर ससुरा शुरू हो गए, तुम बस पकड़े वो चलने लगे। अचानक स्टेशन आ गया, बस ड्राइवर ने फिर ब्रेक लगा दिया, अब आपकी बॉडी जो गतिमान अवस्था में थी, अब वही बॉडी क्या बोला न्यूटन ने, क्या बोला प्रथम नियम में, गतिमान है तो गतिमान रहो, रुको मत। अब बस रुक गई, अब जो बॉडी आपकी गति के साथ जा रही थी अब रुकी, तो पैर तो यहीं रहेंगे, आपकी बॉडी झुक जाएगी आगे की तरफ, झुक जाएगी, आगे भी कोई खड़ा होगा कूट देगा, इस बार आपको कूट देगा, क्योंकि पिछली बार बदतमीजी कर चुके हो पीछे वाले से, इस बार करोगे आगे, लात मार के भगा देगा चल आपको। तो फिर क्वेश्चन बनेगा, गतिमान बस के, मान लीजिए कोई गतिमान बस के अचानक रुकने पर व्यक्ति आगे की तरफ धक्का खाता है, एग्जाम्पल बताइए, किसका एग्जाम्पल है, जड़त्व का एग्जाम्पल है, या बोल दो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। सारे एग्जाम्पल इसके समझ में आ गए। अब इस बस की जगह आपको गाड़ी दे दे, आपको रेलगाड़ी दे दे, आपको घोड़ा दे दे, आपको घोड़ा गाड़ी दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मोटरसाइकिल दे दे, नियम तो यही लगेगा, तो ये कहलाया पहला एग्जाम्पल। और सबसे एग्जाम्पल ये पूछते हैं, हमको। दूसरा एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, आपने
कभी कोई कपड़ा साफ करना होता है, मान लीजिए बड़ा सा कंबल है, एक बहुत बड़ा कंबल, इसके बात कर लेते हैं, चलिए अच्छा मिला है समझने के लिए। कंबल अभी गंदा हो गया है, अब ये गंदा है, इसको साफ करना है, तो सबसे पहले इसको झटक दो। इसको झटकने से क्या हुआ, कोई वस्तु इसके अंदर कुछ धूल कण थे, कुछ धूल के कण थे वो इसमें चिपके हुए थे। अब आपने इस कपड़े को तो गतिमान कर दिया, वो धूल के कण गतिमान नहीं पाए, वो धूल के कण में लग गया जड़त्व का नियम, कोई रुका है तो रुका ही रहे, गतिमान है गतिमान, अब ये तो रुका था लेकिन ये अचानक गतिमान हो गया, जिसके कारण वो धूल के कण गतिमान नहीं हो पाए, वो धूल कण यहीं रह गए, तो कहां कर गए, नीचे गिर गए। ऐसे ही किसी कंबल को साफ करने के लिए उसे लकड़ी से कूटा जाता है, लकड़ी से कूटने से धूल के कण हो जाते हैं गतिमान और कंबल है जाता है वहीं, इसलिए धूल के कण साफ हो जाते हैं। तो कंबल को लकड़ी से कूटने पर धूल कण निकल जाते हैं, किसका एग्जांपल है, फिर वह बात हो गई जड़त्व का एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हो गया इसका। तीसरा आपने कभी ना कभी बोर खाए होंगे, बेर बोलते हैं जिसको, जो पेड़ पे लगते हैं छोटे मोटे। अब बेर का जो पेड़ होता है, जो झाड़ होता है, वो इतना मजबूत नहीं होता है उसके ऊपर चढ़ सके आप, कांटे भी होते हैं उसके अंदर, तो वो पेड़ तोड़ने के लिए आप एक कलाकारी लगाते होंगे, पेड़ के तने को पकड़ेंगे और काफी मात्रा में उसको हिला देंगे। इससे क्या होगा, पूरा पेड़ हिल जाएगा, पूरा पेड़ तो गतिमान अवस्था में आ जाएगा, लेकिन उस पर लगे जो बेर है वो थोड़ा हिल पाएंगे, थोड़ा हिलेंगे वो क्या कर जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। क्यों, कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहे, गतिमान है तो गतिमान रहे। अब वो जो बेल लगे वो इतने गतिमान नहीं हो पाएंगे, इतने ज्यादा गतिमान नहीं हो पाएंगे, इसलिए वो थोड़ा हिलेंगे वो कहां कर जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। कौन सा एग्जाम्पल हो गया, न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। सब नियम है, ये सब चीजें आप कर चुके हो, खाली आपको साइंस को समझना मुश्किल इसीलिए होता है, आपको एग्जाम्पल समझ नहीं आते। अगर ऐसे एग्जाम्पल आपको आपकी डेली लाइफ से एग्जाम्पल दे जाए तो साइंस समझना आपके लिए काफी मुश्किल है। कुछ नहीं है साइंस, रोज अगर एक बार साइंस समझ जाओगे तो जिंदगी में कभी साइंस नहीं बोलोगे, आपने सब चीज की होगी। चौथा और कुछ कर ले, और कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आपके पैरों पर, मान लो आपके हाथों पर कुछ जानवर चल रहा है, अब आपको इसे हटाना है, तो हाथ को झटका दे दोगे, तो ऐसी वस्तु जो रुकी हुई है वो रुकी हुई रहेगी, जो गतिमान है एकदम गतिमान, तो एकदम से गतिमान हुई तो बेचारा जानवर यहां से रहेगा, कहां फेंका जाएगा, वहां फेंका जाएगा आपका। और एग्जाम्पल है इसका, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। कोई गिलास लीजिए, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दो, कार्डबोर्ड के ऊपर सिक्का रख दो। अब कार्डबोर्ड को गतिमान कर दो, कार्डबोर्ड को जोर से मारो, गतिमान करोगे तो कार्डबोर्ड गतिमान करने से वो सिक्का साथ में नहीं जाएगा, क्या कर जाएगा, सिक्का नीचे गिर जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल हो गया न्यूटन की गति का प्रथम नियम। तो ये सभी नियम न्यूटन की गति के प्रथम नियम। आई होप आपको समझ में आए होंगे। चलिए अब बात करते हैं न्यूटन की गति के सेकंड नियम में। न्यूटन की गति के सेकंड नियम थोड़ा सा समझना इसको टिपिकल होता है, इसकी भाषा तो टिपिकल है, लेकिन मैं हूं, आपको दिक्कत की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए बात करते हैं सेकंड नियम की। ये नियम, अच्छा एक बात, न्यूटन की गति के प्रथम नियम के ही 3 नाम है, बाकी के एक ही सिंगल नाम है, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम। खाली प्रथम नियम के ही 2 नाम मिलेंगे आपको। कौन कौन सा? प्रथम नियम नाम है जड़त्व का, जो हमने जड़त्व की चर्चा करी इसके ऊपर, जड़त्व की डेफिनेशन दी थी गैलीलियो ने, तो इसी को बोला जाता है गैलीलियो का नियम, यही बात कही गई है। चलिए अब बात करते हैं न्यूटन की गति के दूसरे नियम में। न्यूटन की गति के दूसरा नियम को समझने से पहले आपको एक छोटा सा शब्द जिसको कहते हैं संवेग, उसको समझना होगा। संवेग किसे कहते हैं भैया? संवेग किसे कहते हैं? मोमेंटम जिसे कहा जाता है, ये संवेग। चलिए संवेग का जो डेफिनेशन होता है वो होता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? संवेग। अगर आपको ये संवेग समझ नहीं आएगा तो मैं एक कोशिश करूंगा कि इसके जस्ट बाद अपन संवेग की वीडियो पढ़ेंगे। संवेग का एक छोटा सा वीडियो बना के मैं आपको संवेग के बारे में पूरा क्लियर कर दूंगा। फिलहाल हमको गति का सेकंड नियम समझना है, उसके लिए हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो संवेग पोटेंशियल, माफ कीजिएगा शायद मैंने मोमेंटम बोल दिया था, ये पोटेंशियल है। पोटेंशियल इज इक्वल टू m इंटू क्या कहलाएगा आपका v, मास इंटू वेग। आपको पता होगा ये दोनों आमने सामने, इसका मतलब ये है कि अगर वेग बढ़ाओगे तो क्या बढ़ जाएगा आपका? संवेग बढ़ जाएगा। अगर आप मास की वैल्यू बढ़ाओगे क्या बढ़ जाएगा आपका? संवेग फिर से बढ़ जाएगा। तो ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, क्या होता है? P इज इक्वल टू m इंटू v। यहां पर हमको इस समय की आवश्यकता पड़ेगी। अब गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का दूसरे नियम पर चर्चा करते हैं। गति का दूसरा नियम, इसमें क्या कहा गया? मैं पहले इसको डेफिनेशन आपको लिख के समझाता हूं, फिर इसको हम प्रूफ कर देंगे। बाद में। चलिए जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार है, क्या लिखा है? संवेग में, ध्यान से सुनिएगा, संवेग में परिवर्तन की दर, या दर शब्द जहां भी आता है, मैंने आपको बताया था जब अपन विस्थापन दूरी में डिफरेंस पढ़ा तब भी बताया था मैंने आपको, और जब अपन त्वरण पढ़ा था तब भी बताया कि बटे में अगर कहीं पर दर लिखा है, इसका मतलब यह है कि बटे में कहीं ना कहीं क्या आएगा? किसी भी चीज के बटे में क्या आ जाएगा? आपका समय आ जाएगा। संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के क्या होती है? समानुपाती होती है। लगाए गए बल के समानुपाती होगी, यही बात कही गई है गति के दूसरे नियम में। क्या कहा गया? संवेग में
परिवर्तन की दर लगाए गए बल के किस क्या होती है, समानुपाती। अगर मैं इसको गणित के फॉर्म में लिखूं तो संवेग में परिवर्तन, किसी चीज में परिवर्तन कैसे ज्ञात करेंगे, किसी चीज में परिवर्तन कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए आपके पास 140 रुपए थे, आपके पास 100 रुपए खर्च हो गए, आपके पास 140 रुपया थे और 100 रुपए खर्च हो गए, तो मैं पूछूंगा कितना परिवर्तन आया, तो आप क्या कहेंगे, बाद वाले में से अगर आप पहला घटा दोगे तो आपका परिवर्तन पता चल जाएगा। तो 40 रुपए का परिवर्तन आया, मतलब क्या किया आपने, जो पैसे आपके पास बाद में थे उसमें पहले वाले थे उसे घटा दिया तो परिवर्तन चल गया। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, संवेग में परिवर्तन, बात कर लीजिए संवेग, तो बाद वाला संवेग माइनस पुराना संवेग, ये कहलाया संवेग परिवर्तन, इसको कहेंगे संवेग में परिवर्तन। अब दर की दर मैंने बताया, जहां पर भी दर शब्द आएगा, आ जाएगा बटे में क्या लग जाएगा आपका समय। जैसे मैं अगर शक्ति की डेफिनेशन की बात करूं तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, तो क्या हो जाएगा कार्य बटा समय। वैसे हम बात करेंगे संवेग में परिवर्तन की दर मतलब क्या आएगा बटे में समय, समानुपाती होती है किसके, बल के। यही बात कही गई है, किसमें कही गई है, यही बात कही गई गति के दूसरे नियम में। अब इसको हम प्रूफ कर लेते हैं, चलिए ध्यान सुनिएगा। P2 माइनस P1 बटे में क्या लिखा है, T बराबर क्या लिखा है F। अगर मैं इस P2 को खोलता हूं तो P का फॉर्मूला ये लिखा है, देखिए मैंने अभी इसीलिए आपको संवेग समझाया था। संवेग बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू वेग, मास इंटू वेग होता है आपका। अगर मैं इसको खोलूंगा तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं m2 v2, इस P1 को भी खोल दीजिए तो यहां पर हो जाएगा m1 v1, और टोटल बट्टे की अगर बात करेंगे तो यहाँ क्या लिखा है आपका, समय t लिखा है, समझ में क्या होगा, बराबर में चल रहा है आपका क्या f समानुपाती चलता है आपका। आपको एक बात हमेशा पता होगी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि दुनिया में कभी भी केवल द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। आपको द्रव्यमान कैसी चीज है, द्रव्यमान एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलेगी, चाहे वजन तो डिपेंड करता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको द्रव्यमान और वजन में डिफरेंस बताऊंगा, तो आप संवेग और द्रव्यमान इन दो पर मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाकर दोनों अच्छे समझा दूंगा। मैं अभी बात करते हैं द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो द्रव्यमान नहीं बदलता तो ये भी मास ही होगा, ये मास ही होगा, तो इन दोनों को अगर रफ कर दें तो ये मास सेम हो जाएगा, ये मास सेम हो गया, मास कॉमन ले लेते हैं, m कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ हो जाएगा v2 माइनस v1 बटे में क्या हो जाएगा t, और ये सब समानुपाती किसके हैं भैया, आपके f के। ये फॉर्मूला आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ये फॉर्मूला आप देख चुके हो, v2 माइनस v1, यहाँ v क्या था, वेग था, यहाँ वेग था आपका। अगर मैं इसको कुछ शब्दों में बोलूँ आपको जल्दी समझ में आएगा। त्वरण हमने बात किया था, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन। तो इस पूरी की जगह पर, इस पूरे सेशन की जगह पर अगर मैं a लिख दूं तो ये चीज प्रूफ हो जाएगी, इसलिए यहां हो जाएगा m इंटू a, पूरा त्वरण का ही फॉर्मूला है। त्वरण पर मैं वीडियो बना चुका हूं, आपने देखी होगी, तो m इंटू a, और ये सब किसके बराबर हो जाएगा आपका f के। तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम में यहां से बल की हमको परिभाषा मिलती है, F इज इक्वल टू m इंटू a, और यही बल की परिभाषा है, बल की डेफिनेशन ये मास इंटू एक्सेलरेशन। द्रव्यमान गुणित त्वरण को ही क्या कहा जाता है, बल कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे न्यूटन की गति के कौन से नियम से बल की समीकरण पता चलती है, तो बल की समीकरण मिलती है दूसरे नियम से। बल की परिभाषा कौन से नियम में बताई गई है, तो परिभाषा बताई गई है प्रथम नियम में, समीकरण बताई गई है दूसरे नियम में, और तीसरे नियम में बल की प्रवृत्ति, नेचर या दिशा के बारे में बताया गया है। ये तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिए इन तीनों क्वेश्चन को। न्यूटन की गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा के बारे में जानकारी मिलती है, न्यूटन गति के दूसरे नियम से बल के समीकरण की जानकारी मिलती है, समीकरण को प्रूफ किया गया था इसमें। और तीसरा बल की प्रवृत्ति, बल का नेचर या बल की दिशा हम ज्ञात होती है गति के तीसरे नियम से, इसकी दिशा के बारे में जानकारी मिलती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, फिर देखिए आपको काफी आसानी से समझ में आ जाएगा ये। तो यही बात इसमें प्रूफ की गई थी, संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के क्या होती है, समानुपाती, इस बात को प्रूफ कर दिया। और यहाँ से निकल के आया F इज इक्वल टू m इंटू a, तो यहाँ फॉर्मूला भी आ जाएगा। यहाँ से आपको एक फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, क्या हो जाएगा गति का दूसरा नियम। इससे कोई एग्जाम्पल नहीं, इसको केवल प्रूफ किया गया था। प्रथम नियम को ही प्रूफ करने के लिए सेकंड नियम लाया गया था। अब बात करते हैं गति का तीसरा नियम, काफी आसान है। गति का तीसरा नियम तो काफी ज्यादा आसान है। प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होगी, यही बात कही गई है तीसरे नियम में। प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होगी। क्या कहा गया, जो क्रिया होगी उसी के बराबर क्या हो जाएगी आपकी
प्रतिक्रिया हो जाएगी, उसी के बराबर प्रतिक्रिया। कैसे समझेंगे, कैसे समझेंगे? किसी ने आपको आया और एक झंझना के धर दिया, आया और जोर से धर दिया, क्या होगी? क्रिया। इस क्रिया के जवाब में, इस क्रिया के जवाब में क्या होगी? प्रतिक्रिया। आप जाओगे और आप भी धर दोगे उसको, आप जाओगे और धर दोगे, तो क्रिया के बराबर, क्रिया के बराबर किंतु क्या होगी? प्रतिक्रिया। कौन सी प्रतिक्रिया? विपरीत प्रतिक्रिया। क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया कहलाया न्यूटन की गति का कौन सा नियम? तीसरा नियम। इसे कहा गया न्यूटन की गति का तीसरा नियम। बड़ी आसान है, बड़ा आसान है। जो क्रिया होगी उसके बराबर किंतु क्या होगी? विपरीत प्रतिक्रिया। चलिए समझ लेते हैं। आपको पता है, आप चलते समय न्यूटन की गति का किसी को फॉलो करते हो। कैसे ध्यान समझिए। अगर मैं बात करूं, आप जब चलते हैं तो आप जो फोर्स है वो पीछे, धरती को पीछे धक्का देते हैं। धरती को धक्का कहां देंगे? पीछे की तरफ धक्का देंगे। और चलते कहां पर है? आगे। जब आप कदम रखेंगे, पंजा रखा आपने, और जब चलते हो तो आप धक्का पीछे देते हो। धक्का कहां दे रहे हो? पीछे। और जा कर रहे हो? आगे। धक्का पीछे और कौन सा? आगे। क्रिया कहां हो रही है? पीछे। प्रतिक्रिया कहां हो रही है आपकी? आगे। तैरते समय भी न्यूटन की गति का तीसरा नियम काम करता है। कैसे? आप जब तैरते होंगे तो आपका हाथ पीछे मारते हो, आप हाथ पीछे आता है, आपका पैर भी पीछे धक्का मारता होगा, लेकिन फिर आप जाते कहां पर हो? आगे। जाते कहां पर हो? आगे। क्रिया कहां हो रही है? पीछे। जा कर रहे हो? आगे। कौन सा नियम हो जाएगा? गति का तीसरा नियम। क्वेश्चन पूछेंगे, तैरते समय न्यूटन की गति का कौन सा नियम काम करता है? तो गति काम करता है तीसरा नियम। इसी आधार पर रॉकेट बनाया गया था। इसी आधार पर रॉकेट संरक्षण का सिद्धांत है। रॉकेट में जो इग्निशन होता है वो कहां होता है? आपका नीचे, और रॉकेट कहां जाता है? आपका ऊपर। क्या हो जाएगा? क्रिया के बराबर क्या हो गई आपकी? प्रतिक्रिया। क्रिया के बराबर किंतु क्या हो गई आपकी? प्रतिक्रिया। वो समझिए एग्जांपल। पक्षी को आपने उड़ते हुए देखा होगा कि देखिए क्या हो रहा है, पक्षी अपने पंखा फैला रहा है नीचे, हवा कहां जा रही है? नीचे, लेकिन जाए कहां पर? ऊपर। क्रिया कहां हो रही है? नीचे। प्रतिक्रिया कहां हो रही है आपकी? ऊपर। कौन सा नियम हो जाएगा? न्यूटन गति का तीसरा नियम। वो समझिए। हेलीकॉप्टर आपने देखा होगा, हेलीकॉप्टर जब पंखा घूमता है हेलीकॉप्टर का, तो पंखा थोड़ा सा मुड़ा होता है। हेलीकॉप्टर का पंखा थोड़ा टिल्ट होता है, मुड़ा होता है, और वो मुड़ा होगा, जब वो घूमेगा तो सारी हवा नीचे फेंकेगा, सारी हवा को नीचे फेंकेगा और कहां जाएगा? ऊपर। क्रिया कहां हो रही है? नीचे। प्रतिक्रिया कहां हो रही है? ऊपर। या हर चीज आपने सारी चीज देखी होगी। तैरते होंगे, चले तो होंगे, दो चलते होंगे, तो चलते समय न्यूटन की गति का तीसरा नियम काम करता है। इसे कहा गया गति का तीसरा नियम। ये काफी ज्यादा आसान है। प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु क्या होगी? विपरीत प्रतिक्रिया होगी। इसी नियम पर तैरना संभव है, चलना संभव है, रॉकेट संभव है, सारी चीजें इसी नियम पर काम करती है। आई होप आपको ये तीनों नियम काफी आसानी समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं है तो एक बार रिवाइंड करके जरूर देखिएगा, आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।